नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द काउंसिल आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। डेली करंट अफेयर की क्लास मैं लेकर के आया हुआ हूं और पहले से ये क्लासें आपके लिए उपलब्ध कराई जा रही थी द काउंसिल सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल पर। लेकिन कुछ टेक्निकल इशू की वजह से ये क्लासें कुछ समय के लिए रुकी हुई थी। अब एक बार पुनः से आपके लिए डेली करंट अफेयर की क्लास शुरू हो चुकी है और जो डेली करंट अफेयर की क्लासें चल रही थी उसमें व्याख्या सहित आपको सामने प्रस्तुत किया जा रहा था। लेकिन अब इसमें थोड़ा बहुत संशोधन के साथ इसको प्रस्तुत किया जा रहा है। संशोधन ये उसमें है कि अब इसकी व्याख्याएं आपके सामने नहीं प्रस्तुत की जाएगी, व्याख्याएं मैं करूंगा यहाँ से। और ये जो क्लास होगी, ये इसका जो क्लास का क्वेश्चन होगा वो लेवल यूपीएससी, यूपीपीसीएस और अदर स्टेट पीसीएस के साथ साथ अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी इंपॉर्टेंट होगी क्लास ये। तो ये भी क्लास सारे एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होगी, लेकिन इसमें यूपीएससी को टारगेट किया गया है क्योंकि हम यूपीएससी से संबंधित चीजें लेकर के आए हुए हैं। और ये क्लास जो डेली करंट अफेयर की चल रही है, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। और जो ये पीडीएफ होगा कुछ अन्य रूपों में मिलेगा, वहां से क्वेश्चन नहीं बल्कि उसकी विस्तृत व्याख्याएं भी आपको दी जाएंगी। उन प्रश्नों का मूल्यांकन ठीक ढंग से किया जाएगा। एक मैगजीन के रूप में डेली आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वैसे भी अगर आप टेलीग्राम चैनल को सर्च करते हैं द काउंसिल सिविल सर्विसेज के नाम से, तो आपको टेलीग्राम चैनल हमारा मिल जाएगा। आप वहां से डेली करंट अफेयर की क्लास यूट्यूब पे आप देखिए और यहाँ पर व्याख्याएं सुनिए और फिर उसको आप टेलीग्राम चैनल से हमारे उसको पीडीएफ आप अपने पास रख लीजिए। पर डे के हिसाब से 10 क्वेश्चन उसमें दिया जाएगा, 10 क्वेश्चनों का विस्तृत व्याख्या दी जाएगी। उस क्वेश्चन से संबंधित जो व्याख्याएं दी जाएंगी उस व्याख्याओं में भी बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं, वो भी ध्यान दिया जाएगा। हमारे यहाँ के विषय विशेषज्ञ टीम, जो हमारे यहाँ की टीम है, उनके नेतृत्व में ये मिलकर के इन सारी चीजों की तैयारी की गई है। आपको एक सूचना और दे दूं कि हमारे यहाँ यूपीपीसीएस प्री 2022 का टारगेट बैच स्टार्ट हो चुका है और ये क्लास हमारा जो है कि ऐप पे चलेगा। ऐप का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। गूगल प्ले स्टोर में आप जाकर के द काउंसिल नाम से अगर हमारा ये ऐप सर्च करते हैं तो आपको मिल जाएगा। अब वहां से आप ऐप पर आ करके क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको डेमो वहां दिया गया है, यूट्यूब चैनल में भी डेमो आपको दिया गया है। आप वहां से देखिए, हमारी क्लास की क्वालिटी को देखिए। और जैसा कि ज्ञात है कि इलाहाबाद से लेकर के दिल्ली तक, अब इलाहाबाद में यह जो संस्थान हमारे स्थित है, ये सैकड़ों आईएएस पीसीएस देने वाली हमारी ये संस्थान काफी समय से, लंबे समय से जो है कि यूपीएससी के क्षेत्र में अपना कदम मजबूत बनाए हुई है। तो इस बार हम लोगों ने पहली बार ऑनलाइन यूपीपीसीएस टारगेट बैच लेकर आए हुए हैं। इसके साथ साथ ऑफलाइन कक्षाएं भी हमारे यहाँ संचालित हो रही हैं। आप उसमें भी ज्वाइन होकर के अपने लक्ष्य को सार्थक कर सकते हैं। तो ये आज की जो हमारी क्लास डेली करंट अफेयर की शुरू हो रही है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे एक दिखाई दे रहा है कि ये डेली करंट अफेयर की जो क्लास है ये MIQ है। हालांकि इसमें क्वेश्चन MCQ होंगे, लेकिन MIQ मैंने नाम इसलिए दिया हुआ है क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन्हीं को लेकर के जा रहे हैं ताकि आपके पास कम समय में बेहतर तैयारी हो सके। ये प्रयास हम लोग कर रहे हैं क्योंकि करंट अफेयर आप देखेंगे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगातार बहुत सारी घटनाएं घटती रहती हैं और सब पर नजर रख पाना बड़ा मुश्किल काम होता है। और सफलता अर्जित करने के लिए यूपीएससी में या यूपीपीसीएस में, अदर स्टेट में करंट अफेयर का बहुत बड़ा रोल है। अब उस बहुत बड़ा रोल एक चैलेंजिंग काम है और उसको ध्यान में रखते हुए, क्योंकि जो परंपरागत विषय है जैसे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इनमें भी वही क्वेश्चन ज्यादातर आते हैं जो कहीं ना कहीं करंट में चर्चा का विषय रहे हैं। तो आपको करंट पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, करंट की तैयारी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, लेकिन इसमें हर घटनाओं पर आपको नजर रखने की जरूरत नहीं है। जिस चीज की आप तैयारी करते हैं उस नजरिए से उसको देखना जरूरी होता है। तो आपकी सारी समस्याओं को हम लोग लेकर के उपस्थित हुए हैं, उस समस्याओं का निदान करेंगे। अब आपको MIQ क्वेश्चन जो मिलेगा MCQ के रूप में, वो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। तो शुरू करते हैं आज की जो हमारी पहली क्लास है। और अभी जो शुरुआत हुई है हम लोगों की दोबारा, उसमें ये पहली क्लास आपके सामने उपस्थित हो रही है और इसका पहला क्वेश्चन
आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा, आप देखिए कि हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा कोविड-19 वैक्सीन पर स्मारक डाक टिकट जारी किया गया। तो आपको ध्यान रखना है कुछ शब्दों को, इसमें आप अंडरलाइन, कल से मैं अंडरलाइन भी इसमें करना शुरू कर दूंगा, कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से उसमें अंडरलाइन नहीं हो पा रहा है, मैं कर दूंगा, लेकिन मैं बोल रहा हूं, आप क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा। कहा जा रहा है कि हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा कोविड-19 वैक्सीन पर स्मारक डाक टिकट जारी किया गया। ऑप्शन है हमारे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, दूसरा ऑप्शन है आयुष मंत्रालय, तीसरा ऑप्शन है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, और डी ऑप्शन है गृह मंत्रालय। तो इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखें तो पूछा जा रहा है किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है कोविड-19 वैक्सीन पर स्मारक डाक टिकट। तो हाल ही में जो है आप देखेंगे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने जो राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण कार्यक्रम था उसकी पहली वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है, राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण अभियान। अब यह राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण अभियान जो है इसकी शुरुआत हुई थी जनवरी 2021 में। तो जनवरी 2021 में राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण अभियान की शुरुआत हुई थी। तो इस बार 2022 के जनवरी में एक साल यह पूरा किया, और इस एक साल को, एक वर्ष को चिन्हित करने के लिए ये स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा एक कोविड-19 पर जो है कि स्मारक वैक्सीन पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया गया। इस डाक टिकट में आप देखेंगे तो एक स्वास्थ्य कर्मी को, एक वरिष्ठ नागरिक को टीका लगाते हुए दिखाया गया है। एक वरिष्ठ नागरिक है जिसको टीका लगाते हुए एक स्वास्थ्य कर्मी द्वारा दिखाया गया है। अब उस स्मारक डाक टिकट में आप देखेंगे तो कोवैक्सीन जो होती है उसकी शीशी की एक छवि भी बनी हुई है। तो क्वेश्चन यहां से यह भी आ जाएगा कि जो कोविड-19 वैक्सीन पर स्मारक डाक टिकट जारी किया गया उसमें किस वैक्सीन की शीशी छपी हुई है। तो जो है कोवैक्सीन जो वैक्सीन है उसकी शीशी की छवि उस पर छपी हुई है। और ये जो राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण अभियान था इसकी शुरुआत जनवरी 2021 में हुई थी। तो जनवरी 2022 में इसकी पहली वर्षगांठ मनाई गई। उस वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए इसको लॉन्च किया गया था। अब इस टीकाकरण अभियान का उद्देश्य था कि 1.3 बिलियन लोगों का टीकाकरण। अब लगभग ज्यादातर टीकाकरण हो चुके हैं, जिस कारण अब जो है कि कोविड पर काफी मात्रा में प्रभाव लोग स्थापित कर चुके हैं, काफी मात्रा में कोविड को रोका गया है क्योंकि वैक्सीनेशन भारी मात्रा में हो गई है। तो इसमें से सही उत्तर क्या दिख रहा है आपको? ए, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा। तो आपको डाक टिकट में दिखाता हूं कि कैसा था वो। देखिए आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, आपको स्क्रीन पर वो डाक टिकट दिखाई दे रहा है। आप इसमें देखेंगे कोवैक्सीन की एक शीशी नीचे छपी हुई है और एक वरिष्ठ नागरिक को एक स्वास्थ्य कर्मी टीका लगाते हुए दिखाया गया। तो आपको कुछ पॉइंट भी उसमें लिखे हुए हैं, जैसे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी हुआ है और राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण कार्यक्रम या कोविड टीकाकरण अभियान की पहली वर्षगांठ को ये चिन्हित करने के लिए मनाया गया, जैसा कि मैंने आपको बताया। और टिकट पर एक वरिष्ठ नागरिक को टीका लगाते हुए स्वास्थ्य देखभाल कर्मी द्वारा दिखाया गया। अब इसमें कोवैक्सीन शीशी की छवि है और ये जो कोविड टीकाकरण अभियान है जनवरी 2021 में शुरू हुआ था और इसका लक्ष्य 1.3 बिलियन लोगों को टीकाकरण करना था, ये इसका लक्ष्य था। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लोगों को इसको ज्वाइन भी कराइए और लोगों को जोड़िए। आपका यह काउंसिल परिवार धीरे धीरे इसमें लोग बढ़ते ही जा रहे हैं और आप लोगों की सहयोग बहुत ही जरूरी चीज है। तो आप लोग ये जो करंट अफेयर की क्लासें हैं ये वही दिया जा रहा है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं। अब आप इसका परिणाम तब देखेंगे जब इसको आपको समझ में आएगा, जब आप इस बार के यूपी पीसीएस और यूपीएससी देंगे तो आपको इस करंट अफेयर का क्लास समझ में आएगा। अब इसका आपको पीडीएफ भी मिलता जाएगा डेली करंट अफेयर के नाम से टेलीग्राम चैनल पर। तो जल्द से शुरू करते हैं। तो आप लोग जल्द से ज्वाइन हो करके इसको शेयर भी कर दीजिएगा। और पहला क्वेश्चन हमारा संपन्न हुआ। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चित द एनिग्मा क्या है। ध्यान से देखिएगा कि हाल ही में चर्चित द एनिग्मा क्या है। ऑप्शन दिया है ए, एक मैदानी जीव, दूसरा ऑप्शन दिया है काला हीरा,
तीसरा ऑप्शन दिया है एक वनस्पति, और चौथा ऑप्शन दिया है डी ऑप्शन दिया है वृक्ष की एक प्रजाति। तो आपको बता दें कि 17 जनवरी 2022 को, कब 17 जनवरी 2022 को दुबई में, 17 जनवरी 2022 को दुबई में द एनिग्मा नाम के एक काले हीरे का अनावरण किया गया। एक काले हीरे का अनावरण किया गया और इस हीरे की जो कीमत है कम से कम 5 मिलियन ब्रिटिश पाउंड में बिकने की संभावना है इसकी। और इसका जो है ये 555.55 कैरेट का ये हीरा है। और ये जो हीरा है ऐसा माना जाता है कि ये हीरा तब बना था जब कोई क्षुद्र ग्रह या उल्का पिंड जो है 2.6 अरब साल पहले बना था, तब ये माना जाता है कि ये हीरा बना था। अब ये जो काला हीरा है, इस काले हीरे जिसको ब्लैक डायमंड कहते हैं, तो एक हीरा आपको ध्यान आएगा कि कार्बोनाडो करके एक हीरा है, कार्बोनाडो। उस कार्बोनाडो हीरे को ही ब्लैक डायमंड के नाम से जाना जाता है। अब ये जो है कि जलोढ़ निक्षेपों में मुख्य रूप से पाया जाता है हीरा। और जैसे आप देखेंगे कि मध्य अफ्रीकी गणराज्य जो हैं, और आपको ब्राजील जैसे मध्य ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ये हीरा पाया जाता है। मध्य ऊंचाई वाले जो भूमध्य रेखीय क्षेत्र हैं वहां ये पाया जाता है। और दूसरी बात एक याद रखना कि पहला जो काला हीरा था 1800 के दशक में ब्राजील में खोजा गया था। पहला काला हीरा 1800 के दशक में ये है ब्राजील में खोजा गया। इससे संबंधित आपको काले हीरे की एक पिक दिखाते हैं, देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा। अब इसमें हमने कुछ फैक्ट को लिख रखा है, क्योंकि आज मैं लिखने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि वो टेक्निकल प्रोसीजर है, तो इस वजह से मैंने आपके सामने लिखा हुआ कुछ दिखा दे रहा हूँ। देखिए 17 जनवरी 2022 को दुबई में द एनिग्मा नामक 555.55 कैरेट के काले हीरे का अनावरण किया गया। और हीरा ये तब बना था जब कोई क्षुद्र ग्रह या उल्का पिंड 2.6 अरब साल पहले पृथ्वी से टकराया था। अब कार्बोनाडो को जो है आमतौर पर ब्लैक डायमंड के नाम से जाना जाता है, और यह मुख्य रूप से जलोढ़ निक्षेपों में पाया जाता है, जलोढ़ निक्षेपों में पाया जाता है। और मध्य अफ्रीकी गणराज्य है ब्राजील जैसे भूमध्य रेखीय जो क्षेत्र है यहाँ पे पाया जाता है। अब आपको नीचे लास्ट पॉइंट में दिख रहा होगा कि पहला काला हीरा 1800 के दशक में ब्राजील में खोजा गया था, ये आपको ध्यान रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन कूट में है। इस तरह के क्वेश्चन यूपीएससी में पूछे जाते हैं। अब यूपी पीसीएस भी अब कूट में क्वेश्चन पूछ रहा है। और तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में आयोजित ओपन डेटा वीक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ओपन डेटा वीक के संबंध में आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। और पहला इसमें कथन दिया हुआ है कि इसे आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। दूसरा कथन दिया है कि इसे 17 जनवरी से 21 जनवरी 2022 तक मनाया गया था। और इसमें पूछा जा रहा है कि उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सत्य है या है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और न ही दो। तो ओपन डेटा वीक के बारे में जानते हैं कि ओपन डेटा वीक को अगर देखेंगे तो ओपन डेटा वीक जो है ये आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा हाल ही में शुरू किया गया था। अब ये जो ओपन डेटा वीक चला ये 17 जनवरी से 21 जनवरी 2022 तक मनाया गया। किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा किया गया। अब कब से कब तक चला था? तो ये 17 जनवरी 2021 से लेकर के 21 जनवरी 2022 तक चला। अब इसमें आप देखेंगे तो इसका जो उद्देश्य था, इस जो ओपन डेटा वीक था, इसका उद्देश्य यह था कि जो शहरी पारिस्थितिकी तंत्र है, जो अर्बन इकोसिस्टम है, उनमें नवाचार को बढ़ावा देना। तो जो शहरी अर्बन इकोसिस्टम है उनमें जो है कि नवाचार को बढ़ावा देने के लिए ओपन डेटा वीक की शुरुआत की गई। और इसका मुख्य उद्देश्य जो था, वर्तमान जो डिजिटल दुनिया है उसमें डेटा के महत्व को बढ़ावा देना था। इसका मुख्य उद्देश्य था डेटा के महत्व को बढ़ावा देना था। अब ये जो है कि आपको 4 पॉइंट ही ध्यान देना है। पहला तो आपको शुरू किसके द्वारा किया गया था? आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा। कब से कब तक मनाया गया? तो 17 जनवरी से 21 जनवरी तक मनाया गया। और फिर ये शहरी पारिस्थितिकी जो तंत्र है उसमें नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए किया गया। अब इसका मुख्य उद्देश्य था जो वर्तमान डिजिटल की दुनिया है उसमें डेटा के महत्व के बारे में
बढ़ावा देना। अब यह योजना जो है, यह आयोजन जो है डेटा के बारे में जागरूकता फैलाएगा। इसमें आपको सही उत्तर जो दिख रहा है वो सी दिख रहा है, यानी 1 और 2 दोनों हमारे कथन सत्य हैं। देखिए आपको तथ्य कुछ दिखाते हैं ओपन डेटा वीक के बारे में। तो आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा इसको शुरू किया गया और 17 जनवरी 2021 से 21 जनवरी 2022 तक चला। मुख्य उद्देश्य था इसका वर्तमान डिजिटल दुनिया में डेटा के महत्व को बढ़ावा देना, साथ साथ डेटा के बारे में जागरूकता फैलाना भी इसका एक उद्देश्य शामिल था। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा 4 नंबर क्वेश्चन है। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में चर्चित माना उरु माना बाड़ी कार्यक्रम किस राज्य ने शुरू किया था? हाल ही में चर्चित माना उरु माना बाड़ी कार्यक्रम किस राज्य ने शुरू किया था? ऑप्शन है तेलंगाना, बी है आंध्र प्रदेश, सी है हिमाचल प्रदेश और डी है मणिपुर। तो माना उरु माना बाड़ी जो कार्यक्रम है ये तेलंगाना सरकार द्वारा शुरू किया गया था। तो हाल ही में तेलंगाना सरकार ने इसको माना उरु माना बाड़ी कार्यक्रम शुरू किया। तो इसका जो सही उत्तर आपको दिख रहा हो वो ऑप्शन ए दिख रहा है, यानी तेलंगाना। अब यह माना उरु माना बाड़ी कार्यक्रम जो है ये राज्य में स्कूल के जो बुनियादी ढांचे हैं उनका निर्माण करेगा। जो स्कूल्स बनाए गए हैं वहां राज्य में, उनका बुनियादी ढांचे जो है उनको मजबूत करेगा। और इसमें जो माना उरु माना बाड़ी कार्यक्रम है इसको जो है कि 7,289 करोड़ रुपए की लागत से लागू किया जा रहा है। 7,289 करोड़ रुपए की लागत से लागू किया जा रहा है। अब इसमें 19.84 लाख से अधिक बच्चे कार्यक्रम से लाभान्वित होने वाले। अब इसमें जो माना उरु माना बाड़ी कार्यक्रम है इसके तहत ये किया जा रहा है कि स्कूलों में आप देखेंगे तो एक प्रबंधन समितियां गठित की जाएंगे। राज्य में जो स्कूल होंगे जो बुनियादी ढांचे का निर्माण करेंगे वहां पर आप देखेंगे तो एक प्रबंधन समिति गठित की जाएगी और वो समिति इस कार्यक्रम का संचालन करेगी। हर कॉलेज में, हर स्कूल्स में वहां पर उनका संचालन जो है वो प्रबंधन समितियां ही करेंगे। तो इसका सही उत्तर आपको क्या है? ए है, यानी तेलंगाना। देखिए आप, माना उरु माना बाड़ी तो तेलंगाना सरकार द्वारा ये शुरू किया गया और राज्य में स्कूल के बुनियादी ढांचे का यह निर्माण करेगा। 7,289 करोड़ रुपए की लागत से यह शुरू हुआ और 19.84 लाख से अधिक बच्चे इससे लाभान्वित होंगे। अब ये बात याद रखिएगा कि जो स्कूलों में गठित प्रबंधन समितियां हैं वो ही इनका संचालन, इस कार्यक्रम का संचालन करेंगे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 5वां नंबर है। ये कह रहा है कि हाल ही में किस देश ने, ध्यान से देखिएगा, कि हाल ही में किस देश ने अपनी नई राजधानी नुनसतारा को बनाया है? किस देश ने अपनी नई राजधानी नुनसतारा को बनाया है? ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन है सुमात्रा, बी ऑप्शन है इजराइल, सी ऑप्शन है घाना और डी ऑप्शन है इंडोनेशिया। तो आपको बताएं कि इंडोनेशिया सरकार ने हाल ही में जो है पूर्वी कालीमंतन को अपनी राजधानी बना रहा है। पूर्वी कालीमंतन, अब ये पूर्वी कालीमंतन को ही अब नुनसतारा के नाम से जाना जाएगा। और इससे पहले अगर हम देखें तो इंडोनेशिया की जो राजधानी थी वो जकार्ता हुआ करती थी। 1949 में जकार्ता को राजधानी बनाया गया था। तो 1949 में जकार्ता इंडोनेशिया की राजधानी बनी। अब उसके बाद आप देखेंगे तो फरवरी 2019 में ही आप देखेंगे तो फरवरी, क्या आप 2019 ही लेंगे, 2019 में वहां के राष्ट्रपति जो थे जोको विडोडो, उनका नाम था राष्ट्रपति का जोको विडोडो, उन्होंने घोषणा कर दी थी कि अब जकार्ता राजधानी नहीं होगी बल्कि राजधानी होगी नुनसतारा, पूर्वी कालीमंतन, जिसको अब नुनसतारा कहा जा रहा है। तो ये उनकी राजधानी होगी। तो 2019 में घोषणा हुई थी, अब जाकर के वो राजधानी बना दी गई है। तो इसमें सही उत्तर आपको दिख रहा होगा डी, इंडोनेशिया। अब अगर हम बात करें नुनसतारा के बारे में या पूर्वी कालीमंतन के बारे में, तो पूर्वी कालीमंतन जिसको अब नुनसतारा बोला जा रहा है ये बोर्नियो द्वीप में स्थित है। बोर्नियो द्वीप में स्थित है और इसका नुनसतारा का अर्थ ही होता है जो है कि एक द्वीप समूह। तो इसका कुछ फैक्चुअल आपको नॉलेज जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ये राजधानी शहर आपको दिखाई दे रहा है। तो देखिए नई राजधानी पूर्वी कालीमंतन को बनाने जा रहा है इंडोनेशिया और इसे अब नुनसतारा कहा जाता है। अब 1949 से जकार्ता इंडोनेशिया की राजधानी थी। अब पूर्वी कालीमंतन जो है बोर्नियो द्वीप में है और इस राजधानी को बनाने की जो घोषणा की गई थी 2019 में की गई थी। और किसने किया था? तो उस समय वहां के राष्ट्रपति जोको विडोडो,
जोको विडोडो ने ऐसा किया हुआ। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में जारी सर्वश्रेष्ठ फीफा फुटबॉल पुरस्कार 2021, हाल ही में जारी सर्वश्रेष्ठ फीफा फुटबॉल पुरस्कार 2021 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी रॉबर्ट लेवाडोस्की है। दूसरा ऑप्शन दिया जा रहा है कि दुनिया का सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी एलेक्सिया पुटेलस है। और तीसरा ऑप्शन दिया जा रहा है कि सर्वश्रेष्ठ पुरुष गोलकीपर एडोर्ड मेड्यूयू है। और पूछा जा रहा है कि उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सत्य है या है। केवल एक और दो, बी है केवल 2 और 3, सी है केवल 1 और 3 और डी है उपर्युक्त सभी। तो हाल ही में आप देखेंगे फीफा ने जो है, एक फीफा गैर लाभकारी संगठन है, इसने जो है कि सर्वश्रेष्ठ फीफा फुटबॉल पुरस्कार 2021 की घोषणा की है। और इसमें आप देखेंगे तो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ जो पुरुष खिलाड़ी है वो रॉबर्ट लेवाडोस्की को दिखाया गया है। और वहीं दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी जो है वो एलेक्सिया पुटेलस को दिखाया गया है, बताया गया है उसमें। और सर्वश्रेष्ठ पुरुष गोलकीपर एडोर्ड मेड्यूयू है, इसमें दिखाया गया है। इस तरह से तीनों ऑप्शन हमारे सही दिख रहे हैं। तो इसका सही उत्तर जो होगा डी होगा, यानी उपर्युक्त सभी। तो देखते हैं इसके बारे में। तो ये जो फीफा है, जिसको बोलते हैं आप फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, जो एक गैर लाभकारी संस्था है और यह फुटसाल, फुटबॉल और बीच साकर का एक अंतरराष्ट्रीय शासी निकाय है। तो इसने जो है कि ये सर्वश्रेष्ठ फीफा फुटबॉल पुरस्कार 2021 की घोषणा की। किसके द्वारा घोषणा की गई है, यह भी क्वेश्चन आता है। तो फीफा संघ द्वारा किया गया इसमें। और इस पुरस्कार में ये तथ्य आपको सामने दिख रहे होंगे कि सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी जो है पुरुषों में वो है रॉबर्ट लेवाडोस्की। फिर आप देख रहे हैं सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी महिला में है एलेक्सिया पुटेलस। और सर्वश्रेष्ठ आपको पुरुष पुरस्कार जो दिखाया जा रहा है क्रिस्टियानो रोनाल्डो को दिखाया जा रहा है। और सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर पुरुष एडोर्ड मेड्यूयू को दिखाया जा रहा है। और सर्वश्रेष्ठ पोस्ट पुरुष दो है थॉमस ट्यूसेल को दिखाया जा रहा है। क्योंकि हमारी फोटो वहां पे आ रही होगी तो वो थोड़ा सा तथ्य कटा होगा। इसका आपको जो पीडीएफ मिलेगा विस्तार में, वहां पर आपको इसका एक्सप्लेनेशन किया जाएगा। इस तरह से शॉर्टकट वहां पे नहीं होगा और विस्तार में आपको होगा। जितनी मेरी बातें मुंह से निकल रही वो सारी बातें वहां पर वो लिखी रही होगी, आपको दिखाई देगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसमें से ऑप्शन में जो था सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी पुरुष को पूछा गया था, सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी में भी पूछा गया था और सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर पुरुष पूछा गया था। तो वो तीनों हमारे कथन सत्य थे। तो उसका जो सही उत्तर था वो था डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 7वां नंबर जो क्वेश्चन है हमारा, 7वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस सागर में एक आइस फिश ब्रीडिंग कॉलोनी की खोज की है। कि हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस सागर में, पूछा जा रहा है कि एक आइस फिश ब्रीडिंग कॉलोनी की खोज की है। ऑप्शन है बेडल सागर, लाल सागर, अरल सागर, अरब सागर। 4 ऑप्शन दिए हुए। तो ये जो गहरे समुद्र के वैज्ञानिक हैं, इन गहरे समुद्र के वैज्ञानिकों ने अंटार्कटिका के बेडल सागर में, अंटार्कटिका जो महासागर है उसके बेडल सागर में एक आइस फिश ब्रीडिंग कॉलोनी की खोज की है। जो गहरे समुद्र के वैज्ञानिक उन्होंने इसकी खोज की है। तो अंटार्कटिका के बेडल सागर में। तो आपको इसका उत्तर मिल चुका होगा कि ऑप्शन इसमें ए सही दिख रहा है, बेडल सागर। और ये बेडल सागर कहाँ है, अंटार्कटिका में स्थित है। अब इस प्रजाति की जो खोज हुई थी, आइस फिश ब्रीडिंग कॉलोनी की जो खोज हुई थी, ये फरवरी 2021 में की गई थी इसकी खोज। लेकिन हाल ही में अगर आप देखें तो इसके प्रजनन घोंसले की खोज की गई। तो इसको हाल ही में इसके प्रजनन घोंसले की खोज की गई थी, जिस कारण ये चर्चा का विषय बना। तो संभावना है कि इस पे क्वेश्चन आ सकता है। तो 2022 में आप देखेंगे तो इसके प्रजनन घोंसले की खोज की गई है, जबकि 2021 के फरवरी में आप देखेंगे तो इसकी खोज की गई थी, यानी इस प्रजाति की खोज की गई थी। फिर आप देखेंगे तो इस आइस फिश जो ब्रीडिंग कॉलोनी है, इसका खून जो होता है वो पारदर्शी रंग का होता है। और इनके पास ऑक्सीजन ले जाने के लिए हीमोग्लोबिन नहीं होता है, यानी हीमोग्लोबिन का अभाव इसमें पाया जाता है आइस फिश ब्रीडिंग कॉलोनी में। और इनका जो खून होता है वो पारदर्शी होता है। और इनके पास जो है लाल रक्त कोशिकाएं नहीं होती है। तो ये भी पूछ जा सकता है कि आइस फिश ब्रीडिंग कॉलोनी में क्या लाल
लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं तो नहीं होती हैं, इनके पास हीमोग्लोबिन नहीं होता है और इनका खून जो है पारदर्शी रंग का होता है। तो देखते हैं इनके बारे में कुछ और भी चीजें जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि अंटार्कटिका के बेडल सागर में आइस फिश ब्रीडिंग कॉलोनी की खोज हुई और इसकी खोज हुई थी फरवरी 2021 में, लेकिन हाल ही में इसके प्रजनन घोंसले की खोज हुई जिस कारण यह चर्चा का विषय बना हुआ है। इसमें लाल रक्त कोशिकाएं नहीं होती, ऑक्सीजन ले जाने के लिए हीमोग्लोबिन नहीं होता और यह दुनिया में खोजी गई सबसे बड़ी प्रजनन कॉलोनी है। यह भी आपको ध्यान रखना है कि यह दुनिया में खोजी गई सबसे बड़ी मछली प्रजनन कॉलोनी है। आइस फिश ब्रीडिंग कॉलोनी के बारे में बात चल रही है। तो ये जो है कि अब तक सबसे खोजी गई बड़ी मछली प्रजनन कॉलोनी है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो हमारा 8वां नंबर क्वेश्चन है। 8वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किसके द्वारा सारथी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। तो सारथी मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में पूछा जा रहा है कि किसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। ऑप्शन है नीति आयोग, बी है सेबी, सी है परिवहन विभाग और डी है भारतीय स्टेट बैंक। तो हाल ही में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड होता है। तो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड जिसको सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया बोलते हैं, जिसको शॉर्टकट में सेबी बोला जाता है, तो सेबी द्वारा हाल ही में सारथी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका बी होगा, यानी सेबी। तो ये इस एप्लीकेशन के बारे में अगर हम बात करें तो ये प्रतिभूति बाजार जो होता है, इक्विटी मार्केट जो होता है, उसके बारे में ये जानकारी प्रदान करेगा। तो इक्विटी मार्केट के बारे में ये जानकारी प्रदान करेगा। साथ साथ यह जो सारथी मोबाइल ऐप है ये म्यूचुअल फंड है जो, और उसके काम काज है, व्यापार है उसका, और उसका निपटान कैसे होगा, फिर उसमें केवाईसी जो है उसके प्रक्रियाओं और बाजार में विकास आदि के बारे में जो है स्पष्टीकरण प्रदान करता है। और इस ऐप में आपको एक सुविधाएं ये भी दी गई हैं, किसमें आपको देखेंगे शिकायत निवारण तंत्र भी इसमें शामिल किया गया। तो सारथी मोबाइल एप्लीकेशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो ये सेबी द्वारा लॉन्च किया गया। तो इसका सही उत्तर बी है। क्यों लॉन्च किया गया, तो प्रतिभूति बाजार जो होता है, इक्विटी मार्केट जो होता है, उसके बारे में ये जानकारी प्रदान करता है। तो देखते हैं इसको, देखिए आपके सामने स्क्रीन पर इसका ऐप का फोटो दिखाई दे रहा होगा। ये सारथी मोबाइल एप्लीकेशन जो है, तो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी ने सारथी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया। अब यह एप्लीकेशन प्रतिभूति बाजारों यानी इक्विटी मार्केट के बारे में जानकारी प्रदान करता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो हमारा 9वां नंबर क्वेश्चन है। यह कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस या किन राज्यों का स्थापना दिवस 21 जनवरी को मनाया गया है। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किन राज्यों का स्थापना दिवस 21 जनवरी को मनाया गया है। ये इसमें क्वेश्चन जो हमने लिया हुआ है ये जनवरी महीने का लिया हुआ है, क्योंकि यूपीपीसीएस को देखते हुए, यूपीएससी को देखते हुए हम कुछ पुराने क्वेश्चन भी ले रहे हैं, कुछ नए भी रहेंगे आपका। तो चूंकि ये क्वेश्चन मैंने बना लिया था तो इसको क्लासे ले रहा हूं, आपको ताजी खबरें सारी मिलेंगी, सारे क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे। निम्नलिखित में से पूछा जा रहा है किन या किस राज्यों का स्थापना दिवस 21 जनवरी को मनाया गया है। ऑप्शन है त्रिपुरा, ए में, बी में मणिपुर और सी में मेघालय और डी में उपर्युक्त सभी। तो 21 जनवरी 1972 को अगर मैं बात करूं तो 21 जनवरी 1972 को त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय, तीन राज्य, क्या क्या, त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय, इनको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। कब दिया गया था, 21 जनवरी 1972। तो 21 जनवरी 1972 को लेकर के आप आएंगे तो 21 जनवरी 2022 जो मनाया गया, 2022 आया 21 जनवरी, इस दिन 21 जनवरी 2022 को त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय इन तीन राज्यों ने अपना 47वां राजस्व जो राज्य का दिवस है, राज्यत्व दिवस है, उसको मनाया है। इसमें आपको दिख रहा है कि त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय तीनों का जो राज्यत्व दिवस मनाया जाता है, स्थापना दिवस मनाया जाता है, वो 21 जनवरी को मनाया जाता है। इसमें आपको डी ऑप्शन सही होगा, उपर्युक्त सभी। तो त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया अगर पूछा जाता है तो 21 जनवरी 1972 को, और 21 जनवरी 2022 को, जिस कारण यह चर्चा में रहा, यहाँ 47वां स्थापना दिवस इसका मनाया गया है। यह आपको ध्यान रखना है। इसमें में आप मणिपुर और त्रिपुरा को देखेंगे तो 1949 में मणिपुर और त्रिपुरा को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था 1949 में। उसके बाद आगे चल करके 21 जनवरी 1972 को उनको पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। तो जानते हैं इसके बारे में, आप देखिए कि मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा के कुछ
स्थल दिखाई दे, कुछ पुरातत्व से संबंधित जो वास्तुकला है वो दिखाई दे रहे हैं। तो 21 जनवरी आपको दिख रहा होगा, 21 जनवरी को त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय का 47वां राज्यत्व दिवस मनाया गया और त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय को 21 जनवरी 1972 को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया और ये 47वां राज्यत्व दिवस मनाया गया है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किसके द्वारा डिजिटल भुगतान सूचकांक जारी किया गया। जैसा कि मैंने आपको पहले इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको बताया था, बहुत पहले अक्टूबर में जो क्लासें हमारी शुरू हुई थी 27 अक्टूबर से, उसमें हमने बताया था कि सूचकांक जो इंडेक्स होते हैं उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें पूछा जा रहा है डिजिटल भुगतान सूचकांक के बारे में कि किस संस्था द्वारा इसको जारी किया गया। ऑप्शन आपको दिख रहा है भारतीय रिजर्व बैंक, बी दिख रहा है विश्व बैंक और सी दिख रहा है विश्व आर्थिक मंच और डी दिख रहा है भारतीय स्टेट बैंक। तो आपको बताएं कि ये जो डिजिटल भुगतान सूचकांक है इसको हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने जारी किया है। इसमें सही उत्तर जो होगा ए होगा, यानी भारतीय रिजर्व बैंक। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने जो डिजिटल भुगतान सूचकांक जारी किया है, इस सूचकांक में बताया गया है कि मार्च 2021, आपको ध्यान देना, मार्च 2021 की तुलना में सितंबर 2021, यानी मार्च 2021 से लेकर के सितंबर 2021 के बीच का ये सूचकांक में बातें चल रही है। तो मार्च 2021 से सितंबर 2021 के बीच में ये बता रहा है कि 40% की बढ़ोतरी डिजिटल भुगतान में हुई है। यानी जो डिजिटल भुगतान है, डिजिटल पेमेंट है, उसमें 40% की बढ़ोतरी हुई है मार्च 2021 से लेकर के सितंबर 2021 के बीच में। आप उस समय देखेंगे कोरोना काल भी चल रहा था, उस समय लॉकडाउन भी चल रहे थे मार्च में 21 वाले में, और ज्यादातर उस समय डिजिटल भुगतान ही हुआ करता था। तो ये भी दिखाया गया, तो उसमें आप देखेंगे ये 40% की बढ़ोतरी इस सूचकांक के अनुसार दिखाई दे रहे। अब अगर डिजिटल भुगतान सूचकांक में जो भारतीय रिजर्व बैंक ने इसको जारी किया, तो इसने जो आधार वर्ष इसका लिया था 2018 लिया है। तो आरबीआई डिजिटल पेमेंट इंडेक्स जो है, आरबीआई डिजिटल भुगतान जो सूचकांक है, इसका आधार वर्ष क्या था, 2018 था। अब यह सूचकांक 5 मानदंडों पर जारी किया गया। 5 मानदंड कौन कहे हैं? तो पहला मानदंड है भुगतान सक्षमकर्ता। आप जो है कि नोट्स ये पढ़ते समय आप थोड़ा सा नोट्स भी लेकर के बैठिएगा, जिसमें आपको जानकारी मिलती जाएगी और आप जो है कि आपको पीडीएफ में मिलता जाएगा, तो आप उसमें से चीजें देखते जाएंगे। तो पहला इसमें मानदंड क्या था, भुगतान सक्षमकर्ता। और भुगतान सक्षमकर्ता में देखें तो 35% की बढ़ोतरी दिखेगी। और फिर आप उपभोक्ता केंद्रितता के देखेंगे तो 5% इसमें दिखेगा। फिर तीसरा है भुगतान प्रदर्शन 45%, फिर आपूर्ति पक्ष कारक 15% और मांग पक्ष कारक 10%। तो 5 मानदंडों पर भुगतान डिजिटल भुगतान सूचकांक जारी किया गया। अब ये जो सूचकांक है ये अर्धवार्षिक के आधार पर जारी किया जाता है, अर्धवार्षिक है। इसमें भी क्वेश्चन आता है कि डिजिटल भुगतान सूचकांक अर्धवार्षिक है या वार्षिक है या द्विवार्षिक है, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये अर्धवार्षिक है। अब अगर हम बात करें तो पहली बार मार्च 2021 में इस सूचकांक को रिलीज किया गया था। कब किया गया था? मार्च 2021 में पहली बार डिजिटल भुगतान सूचकांक को रिलीज किया गया था और ये अर्धवार्षिक आधार पर इसको रिलीज किया जाता है। तो देखिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इसको जारी किया गया और डिजिटल भुगतान में मार्च 2021 की तुलना में सितंबर 2021 में 40% की बढ़ोतरी हुई। और आरबीआई डिजिटल पेमेंट इंडेक्स का आधार वर्ष जो है 2018 है, जो आपकी स्क्रीन में छुपा हुआ नजर आ रहा होगा। लेकिन आपको जब कल से उसमें लिखना शुरू करूंगा तो मैं आपको सारी चीजें दिख जाएगी और आप इसका पीडीएफ कल शाम तक आपको, मतलब कि आज कल शाम तक ही आपको उपलब्ध होगी, क्योंकि क्लास के बाद मैं उसको उपलब्ध करवाऊंगा वहां पर टेलीग्राम चैनल। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, द काउंसिल सिविल सर्विसेज के नाम से। फेसबुक पर आप जा करके हमारे ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं, द काउंसिल सिविल सर्विसेज के नाम से। और आप जो है कि टेलीग्राम को भी, और यूट्यूब पर आप हैं, यहाँ से आप हमारे ऐप को भी ज्वाइन कर लीजिए। और वहाँ पर मिनिमम फीस पर हम लोग यूपीपीसीएस टारगेट बैच लेकर आए हुए हैं फ्री के लिए, और विषय विशेषज्ञों द्वारा उसमें आपका मार्गदर्शन किया जाएगा। नोट्स मुफ्त में प्रदान किया जा रहा है और आप देखेंगे तो उसमें जो है आपको 6 महीने तक उसको आपको मुफ्त में देखने की व्यवस्था की गई है। असीमित बार आप उसको देख सकते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। डेली करंट अफेयर की क्लासें अब शुरू हो चुकी हैं, लगातार ये क्लासें आपके लिए उपलब्ध मैं कराता रहूंगा। अब आप इसको अन्य लोगों को भी जोड़िए इसमें और इसका फायदा लीजिए।
और आप सफल हों, इसी शुभकामनाओं के साथ। थैंक यू।